Hello everyone. In this lecture, we will start Unit 3 of Neuropsychology. And in this lecture, we will discuss about degenerative disorders, specifically Parkinson's disease. So we will start with the introduction of degenerative disorders. Degenerative disorders is the result of a continuous process based on degenerative cell changes affecting tissues and organs, which will increasingly deteriorate over time. तो जो डीजनरेटिव डिसऑर्डर हैं वो एक ऐसी कंटिन्यूअस प्रोसेस का रिजल्ट है जिसमें कि हमारे ब्रेन की सेल्स में डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं और जो हमारी ब्रेन की टिश्यूज और ब्रेन के अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की अलग-अलग एक्टिविटीज अफेक्ट होती हैं. In neurodegenerative disease or disorder, cells of the central nervous system stop working or die by neurodegeneration. An example of this is Alzheimer's disease or Parkinson's disease. तो न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज और डिसऑर्डर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल्स धीरे धीरे न्यूरोडीजनरेशन की वजह से काम करना बंद कर देती हैं या फिर मर जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को अल्जाइमर डिजीज या फिर पार्किंसन डिजीज हो सकता है. न्यूरोडीजनरेशन इज द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इंक्लूडिंग देयर डेथ. तो जो न्यूरोडीजनरेशन की प्रोसेस है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में प्रोग्रेसिवली होने वाला लॉस होता है, जिसमें कि न्यूरॉन्स की डेथ भी हो सकती है और न्यूरॉन्स में टूट फूट भी हो सकती है. यानी जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पेसिफिकली ब्रेन के न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगते हैं और न्यूरॉन की जो फंक्शन है उसमें डिफेक्ट्स आने लगते हैं. न्यूरॉन ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं या फिर न्यूरॉन डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति के जितने भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन होते हैं उन पर इफेक्ट आता है और व्यक्ति अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को ठीक तरीके से नहीं कर पाता है, मूवमेंट उसमें कम हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है. तो ये सारी साइन एंड सिम्टम व्यक्ति में देखने को मिलते हैं. Neurodegenerative disease or disorder occur when nerve cells in the brain or peripheral nervous system lose function over time and ultimately die. न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज या डिसऑर्डर उस समय होता है जब ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व सेल्स अपना काम करना बंद कर देती हैं या फिर धीरे धीरे वो मृत हो जाती हैं. जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है, एज बढ़ने की वजह से उसमें ये सारे चेंजेस आते हैं. न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड. Alzheimer's disease and Parkinson's disease are the most common neurodegenerative disease. तो न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज वर्ल्ड वाइड मिलियन लोगों को इफेक्ट करती है. अल्जाइमर डिजीज और पार्किंसन डिजीज दो मोस्ट कॉमन न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज के नाम हैं. In 2016, an estimated 5.4 million Americans were living with Alzheimer's disease. An estimated 9,30,000 people in the United States could be living with Parkinson's disease by 2020. अब 2016 में एक estimated 5.4 मिलियन अमेरिकन्स को अल्जाइमर डिजीज था और ये एस्टिमेट लगाया गया कि 2020 तक ये बढ़कर 9,30,000 लोगों में यूनाइटेड स्टेट में पार्किंसन डिजीज देखने को मिल सकता है. Although treatment may help relieve some of the physical or mental symptoms associated with neurodegenerative disease, there is currently no way to slow disease progression and no known cures. हालांकि जो न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज हैं उनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है या परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन कुछ एक जो फिजिकल और मेंटल सिम्टम पेशेंट में आते हैं
उनसे थोड़ा रिलीव मिल सकता है मेडिकेशन के थ्रू और कुछ एक थेरेपीज के थ्रू, या फिर प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है। यानी जो डिजीज है, फॉर एग्जांपल पार्किंसन या अल्जाइमर डिजीज है, उसकी प्रोग्रेस को स्लो किया जा सकता है ताकि कंडीशन वर्स्ट ना हो। The risk of being affected by neurodegenerative disease increases dramatically with age. अब जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होने का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। मोर अमेरिकन्स लिविंग लोंगर मीन्स मोर पीपल मे बी अफेक्टेड बाय न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज इन कमिंग डिकेड्स। अब अमेरिका में क्योंकि अभी हमने बात की थी कि 5.4 मिलियन पीपल 2016 में न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज से ग्रस्त थे। तो अमेरिका में जैसे जैसे लोगों की लाइफ ज्यादा लंबी हो रही है, तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है वहां पर। This situation create a critical need to improve our understanding of what causes neurodegenerative disease and develop new approaches for treatment and prevention. तो ये जो सिचुएशन है कि जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ रही है, लोगों की डेथ रेट कम हो रही है, तो लोगों में डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये डिसऑर्डर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से क्रिटिकल कंडीशन के जो पेशेंट होते हैं उनकी केयर को बेटर बनाया जा रहा है। बेटर बनाने की टेक्निक जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं। इसके पीछे के कोजेज के ऊपर रिसर्च हो रही है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से कोजेज का धीरे धीरे रिसर्चेज में नई कोजेज का पता लग रहा है। और ठीक उसी तरीके से इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में भी नई नई अप्रोचेस डेवलप हो रही हैं, नई थेरेपीज आ रही हैं, जिसकी वजह से डिजेनरेटिव डिसऑर्डर से ग्रसित लोगों का ट्रीटमेंट बेटर किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं पार्किंसन डिजीज की। जैसा कि हमने बात की थी कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में पार्किंसन और अल्जाइमर डिजीज दो मेन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स या डिजीज हैं। तो आज हम पार्किंसन डिजीज के बारे में बात करेंगे। Parkinson's disease progresses slowly as small cluster of neuron in the midbrain die. तो जो पार्किंसन डिजीज है वो किसी भी व्यक्ति के मिड ब्रेन के न्यूरॉन में धीरे धीरे डिफेक्ट आने की वजह से या मिड ब्रेन के न्यूरॉन डेड होने की वजह से व्यक्ति को पार्किंसन डिजीज होती है। The gradual loss of these neurons reduces level of a chemical called dopamine, which is responsible for transmitting messages to the part of the brain that coordinate muscle movement. तो क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति के मिड ब्रेन के न्यूरॉन में धीरे धीरे डीजनरेशन होने लगता है, धीरे धीरे वो न्यूरॉन टूटने लगते हैं या डेड होने लगते हैं, तो उस वजह से व्यक्ति के ब्रेन में डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है, जो डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। और डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से ब्रेन के जो पार्ट्स मसल मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं, या फिर ब्रेन के जो पार्ट हमारी बॉडी की मसल्स तक मैसेज लेकर जाते हैं कि हमें इस तरीके से मूवमेंट करना है, वो मैसेज ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है और व्यक्ति में पार्किंसन डिजीज हो जाती है। Parkinson disease is a progressive nervous system disorder that affect movement. तो पार्किंसन डिजीज एक ऐसा प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है या तंत्रिका तंत्र का डिसऑर्डर है, जो कि हमारे मूवमेंट को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स स्टार्ट ग्रेजुअली, समटाइम्स स्टार्टिंग विद अ बेयरली नोटिसेबल ट्रेमर इन जस्ट वन हैंड। तो पार्किंसन डिजीज में जो सिम्टम है वो धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं और कभी कभी बिल्कुल ही बहुत ही छोटे रूप में वो सिम्टम देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के एक हाथ में थोड़ा सा कंपन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरीके के सिम्टम धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं, जिन पर कई बार हम फोकस भी नहीं करते हैं। Tremors are common, but the disorder also commonly causes stiffness or slowing of movement. तो ट्रेमर्स कई बार एज बढ़ने के साथ साथ कॉमनली देखे जाते हैं लोगों में, लेकिन पार्किंसन डिजीज में ओल्ड एज के व्यक्ति में ट्रेमर्स के साथ साथ उसके हाथ में या जिस भी बॉडी पार्ट में ट्रेमर हो रही हैं उसमें
स्टिफनेस यानी कि थोड़ा सा अकड़न आ जाती है उसमें, और मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं उस बॉडी पार्ट के। सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज बिगिन ग्रेजुअली एंड टिपिकली वर्सन ओवर टाइम। तो पार्किंसन डिजीज के जो सिम्टम हैं वो बहुत ही धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं, या बहुत ही कम मात्रा में सिम्टम दिखाई देते हैं, और धीरे धीरे टाइम के साथ वो और ज्यादा वर्स्ट होते चले जाते हैं। Parkinson disease is a brain disorder that leads to shaking, stiffness and difficulty with walking, balance and coordination. तो पार्किंसन डिजीज एक ब्रेन का डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति में कंपन होता है, स्टिफनेस यानी अकड़न आ जाती है, और उसको चलने में, बैलेंस करने में और कोऑर्डिनेशन करने में परेशानी होती है। As the disease progresses, people may have difficulty walking and talking. जैसे जैसे डिजीज में प्रोग्रेशन होती है, या डिजीज जैसे जैसे बढ़ती जाती है या वर्स्ट होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति को चलने में और बोलने में ज्यादा परेशानी आने लग जाती है। They may also have mental and behavioral changes, sleep problem, depression, memory difficulties and fatigue. इसके अलावा जो पेशेंट है उसमें मानसिक और व्यवहारिक बदलाव आ सकते हैं, नींद में प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, उसकी स्मृति में यानी मेमोरी में डिफिकल्टीज आ सकती हैं, और उसको थकान महसूस हो सकती है। Both men and women can have Parkinson disease. However, the disease affects about 50% more men than women. हालांकि मैन एंड वीमेन दोनों को पार्किंसन डिजीज हो सकती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि मैन जो हैं वो लगभग 50% ज्यादा अफेक्ट होते हैं फीमेल की बजाय। In the early stages of Parkinson disease, your face may show little or no expression. पार्किंसन डिजीज की अर्ली स्टेजेस में ये पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट के फेस में बहुत ही कम एक्सप्रेशन आने स्टार्ट हो जाएं, या बिल्कुल ही एक्सप्रेशन आने बंद हो जाएं, क्योंकि मसल मूवमेंट बहुत ही स्लो हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। योर आर्म्स मे नॉट स्विंग व्हेन यू वॉक, कि जब व्यक्ति चल रहा हो तो चलते टाइम उसके हाथ स्विंग ना करें, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जब हम चलते हैं तो हमारे हाथ भी साथ में स्विंग करते हैं, लेकिन पार्किंसन डिजीज में इस हाथ स्विंग करना बंद हो सकते हैं। योर स्पीच में बिकम सॉफ्ट एंड स्लर्ड, व्यक्ति की जो स्पीच है यानी उसकी बोली जो है वो बहुत ज्यादा धीरे हो सकती है, या फिर एकदम हम कह सकते हैं कि लड़खड़ाने लगती है उसकी आवाज। पार्किंसन डिजीज सिम्टम वर्सन एज योर कंडीशन प्रोग्रेसेस ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी व्यक्ति की, वैसे वैसे सिम्टम और ज्यादा वर्स्ट होते चले जाते हैं। Although Parkinson disease can't be cured, medications might significantly improve your symptoms. हालांकि पार्किंसन डिजीज को कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेडिसिन की हेल्प से व्यक्ति के सिम्टम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, या जो भी सिम्टम व्यक्ति में इस तरीके के आ रहे हैं जिसकी वजह से उसको नॉर्मल लाइफ जीने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सिम्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है मेडिसिन की हेल्प से। Occasionally, your doctor may suggest surgery to regulate certain region of your brain and improve your symptom. तो कई बार डॉक्टर्स जब ये देखते हैं कि मेडिसिन का असर नहीं हो रहा है पेशेंट पर, तो उस समय पर सर्जरी की सलाह दी जाती है। ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट की सर्जरी की जाती है, जिससे कि जो सिम्टम है वो इम्प्रूव हो सके और व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पार्किंसन डिजीज की, कि पार्किंसन डिजीज होने के पीछे कारण क्या है। In Parkinson disease, certain nerve cells or neurons in the brain gradually break down or die. तो ये हमने पहले भी बात की है कि डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स में ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो टूटने फूटने लगते हैं या फिर मर जाते हैं। तो पार्किंसन डिजीज क्योंकि एक न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है, तो इसीलिए पार्किंसन डिजीज में भी ब्रेन के न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ ब्रेक डाउन होने लगते हैं या फिर डेड हो जाते हैं यानी मर जाते हैं। Many of the symptoms are due to a loss of neurons that produce a chemical messenger in your brain called dopamine. तो ये पहले भी बताया जा चुका है आप लोगों को कि पार्किंसन डिजीज के ज्यादातर सिम्टम
ब्रेन के न्यूरॉन्स में टूट फूट होने की वजह से या फिर उनके मरने की वजह से ब्रेन में डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से देखे जाते हैं। When dopamine level decrease, it causes abnormal brain activity leading to impaired movement and other symptoms of Parkinson disease. तो जैसे जैसे ब्रेन में डोपामिन का लेवल कम होता है तो उसकी वजह से ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो असामान्य हो जाती है और ब्रेन की एक्टिविटी असामान्य होने की वजह से व्यक्ति में इम्पेयर्ड मूवमेंट और दूसरे तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। The cause of Parkinson disease is unknown, but several factors appear to play a role, including genes. हालांकि पार्किंसन डिजीज का एग्जैक्ट कोज अननोन है, अलग अलग तरह के कोज देखने को मिलते हैं पार्किंसन डिजीज में, यानी कि एक साथ कई सारे कोजेस देखने को मिलते हैं। इनमें से जो जीन्स हैं यानी जेनेटिक भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी के पेरेंट्स को पहले पार्किंसन डिजीज रहा है या फैमिली में किसी मेंबर को पार्किंसन डिजीज पहले रहा है तो उस व्यक्ति को ज्यादा चांसेस रहते हैं पार्किंसन डिजीज होने के। Researchers have identified specific genetic mutation that can cause Parkinson disease. इसके अलावा जेनेटिक के अलावा व्यक्ति के जो जीन्स हैं उनकी वजह से भी कई बार पार्किंसन डिजीज हो सकता है। कई स्टडीज में देखा गया है कि कुछ एक जीन्स पर जेनेटिक म्यूटेशन होने की वजह से भी पार्किंसन डिजीज हो सकता है, but these are uncommon except in rare cases with many family member affected by Parkinson disease. लेकिन इस तरह के केसेस जो हैं वो रेयरली ही देखे जाते हैं। दूसरा एक मैंने बताया कि अगर फैमिली मेंबर्स पहले अफेक्ट रहे हैं पार्किंसन डिजीज से तो उस कंडीशन में व्यक्ति को ज्यादा रिस्क रहता है पार्किंसन डिजीज होने का। However, certain gene variation appear to increase the risk of Parkinson disease, but with a relatively small risk of Parkinson disease for each of these genetic markers. हालांकि कुछ एक पर्टिकुलर जीन वेरिएशन देखने को मिलती हैं सामान्य लोगों में और पार्किंसन डिजीज से ग्रसित लोगों के बीच में। जिन लोगों में जीन वेरिएशन होता है यानी जिन लोगों के जो जीन्स हैं वो सामान्य लोगों से थोड़ा सा अलग होते हैं, उन लोगों में पार्किंसन डिजीज होने का रिस्क या खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो कोज है वो है एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। एक्सपोजर टू सर्टेन टॉक्सिन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ लेटर पार्किंसन डिजीज, बट द रिस्क इज रिलेटिवली स्मॉल। तो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स की वजह से भी पार्किंसन डिजीज हो सकता है, यानी कुछ एक पर्टिकुलर टॉक्सिन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से व्यक्ति अगर ज्यादा एक्सपोज रहता है या ज्यादा कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से भी पार्किंसन डिजीज हो सकता है, बट ये रिस्क बहुत ही कम होता है। Researchers have also noted that many changes occur in the brain of people with Parkinson disease, although it is not clear why these changes occur. These changes include the presence of Lewy bodies. तो रिसर्चर्स ने ये भी नोट किया कि पार्किंसन डिजीज से ग्रसित लोगों के ब्रेन में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि ये जो चेंजेस आते हैं उनके पीछे पर्टिकुलर रीजन क्या रहता है, लेकिन जो चेंजेस नॉर्मली देखे जाते हैं उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज देखा जाता है व्यक्ति के ब्रेन में वो है व्यक्ति के ब्रेन में लेवी बॉडीज की प्रेजेंस का देखा जाना। Clumps of specific substance within a brain cell are microscopic marker of Parkinson disease. तो जिस भी व्यक्ति को पार्किंसन डिजीज होती है उसके ब्रेन में ब्रेन सेल्स के ऊपर जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसकी ब्रेन सेल में लेवी बॉडीज मिलती हैं, यानी लेवी बॉडीज इकट्ठी हो जाती हैं ब्रेन सेल्स के ऊपर। दीज आर कॉल्ड लेवी बॉडीज एंड रिसर्चर बिलीव these Lewy bodies hold an impact clue to the cause of Parkinson disease. तो ये जो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस जिसको लेवी बॉडीज बोला जाता है, ये जब ब्रेन सेल्स के ऊपर इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती हैं ब्रेन में
तो उसकी वजह से ब्रेन के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं या नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वो गड़बड़ा जाती हैं या असामान्य हो जाती हैं और उसकी वजह से व्यक्ति में पार्किंसन डिजीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो कोज दिया गया है वो है अल्फा synuclein found within Lewy bodies. Although many substances are found within Lewy bodies, scientists believe an important one is the natural and widespread protein called alpha synuclein. It is found in all Lewy bodies in a clumped form that cell can't break down. तो लेवी बॉडीज के अंदर अल्फा साइन्यूक्लिन का पाया जाना भी एक कोज माना जाता है। हालांकि लेवी बॉडीज में और भी कई तरह के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि लेवी बॉडीज में अल्फा साइन्यूक्लिन नाम के प्रोटीन का पाया जाना एक सबसे मेन कोज माना जाता है पार्किंसन डिजीज होने का। तो जो अल्फा साइन्यूक्लिन नाम का प्रोटीन है वो लेवी बॉडीज में क्लम्प के रूप में पाया जाता है, जो कि सेल्स पर जाकर इकट्ठा हो जाता है या सेल्स में जाके चिपक जाता है। दिस इज करंटली एन इम्पोर्टेंट फोकस अमंग पार्किंसन डिजीज रिसर्चर। तो इसको एक मेन कोज के रूप में देखा जाता है और इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्चेस भी हुई हैं। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर ऑफ पार्किंसन डिजीज। रिस्क फैक्टर फॉर पार्किंसन डिजीज इंक्लूड, फर्स्ट रिस्क फैक्टर है एज। Young adult rarely experience Parkinson disease. It ordinarily begin in middle or late life, and the risk increases with age. People usually develop the disease around age 60 or older. तो जो एज है वो सबसे मेन रिस्क फैक्टर है पार्किंसन डिजीज होने का। तो यंग अडल्ट्स में बहुत ही रेयरली पार्किंसन डिजीज देखी जाती है। ज्यादातर ये मिडिल और लेट लाइफ में लोगों में स्टार्ट होती है और एज के साथ साथ पार्किंसन डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। जनरली लोगों में 60 और 60 साल के बाद लोगों में पार्किंसन डिजीज होते देखा गया है। सेकंड जो रिस्क फैक्टर है हेरिडिटी। Having a close relative with Parkinson disease increases the chances that you will develop the disease. However, your risks are still small unless you have many relatives in your family with Parkinson disease. तो heredity भी एक important role play करती है और cause बनती है और एक रिस्क फैक्टर है पार्किंसन डिजीज होने में। तो अगर आपके क्लोज रिलेटिव को पार्किंसन डिजीज रहा है, पेरेंट्स को पार्किंसन डिजीज रहा है या फैमिली में किसी को भी पहले पार्किंसन डिजीज रही है, तो व्यक्ति को ज्यादा चांस रहता है पार्किंसन डिजीज होने का। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है इसको कोज में भी रखा जा सकता है, तो ये है सेक्स। Men are more likely to develop Parkinson disease than are women. तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेल्स हैं उनको ज्यादा रिस्क रहता है पार्किंसन डिजीज होने का इन कंपैरिजन टू फीमेल। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स। तो अगर व्यक्ति जो है वो पेस्टिसाइड्स या फिर हर्बिसाइड्स के ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, कंटिन्यू कांटेक्ट में रहते हैं टॉक्सिन्स के, तो उसकी वजह से भी पार्किंसन डिजीज हो सकता है।